नमस्कार दोस्तों, लेखार्चा की श्रृंखला में सरल भारत की लेखार्चा की श्रृंखला में मैं मोनिका अवस्थी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे साथ आज जो लेखक मौजूद हैं, उन्हें किसी विशेष परिचय की कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। तो स्वागत कीजिए सत्य व्यास जी का। सर, आपना के स्वागत आशीष सर, बहुत-बहुत स्वागत आपका। सर, बहुत शुक्रिया, बंगाली में बहुत शुक्रिया प्रयास कर रही आपका। थी सर बोलने का। आपना के स्वागत बहुत अच्छा जाने सर। प्रयास। पहला पहला प्रयास आपका बहुत अच्छा है। इसी तरह हम जी सर। भाषा सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है अपन। सर, सर्व इसके भारत के पीछे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार। जी मोनिका बताइए, कुछ कह रही थी। सर, इसके पीछे विशेष वजह है, बंगाली में बोलने का प्रयास के पीछे विशेष वजह है आपकी नई किताब उफ कोलकाता। जी। सर, जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है उफ कोलकाता, तो सर उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। जी। पहले तो सर्व भारत के दर्शकों के साथ में एक बार अपने आप को रूबरू करा दूं। सर्व भारत के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने ये मौका दिया। दूसरे कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक छोटी सी खबर आई कि बहुत बड़े लेखक जो है रहे अपने समय के शमसुर्रहमान फारूकी साहब, उनका देहांत हो गया। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। मनका उफ कोलकाता जो मेरी किताब है, 5वीं किताब है, वो एक हॉरर कॉमेडी है। इस विधा पे अभी तक लिखा नहीं गया था, कोई काम नहीं हुआ था। तो मेरी कोशिश रही कि मैं इस विधा पर लिखने की कोशिश करूं। हिंदी में, सॉरी, अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में, कन्नड़ तक में, मलयालम में और बांग्ला में भी इस विषय पर काम हुआ है। हिंदी में इस विषय पर काम नहीं हुआ था। तो मेरी कोशिश रही कि लोगों को थोड़ा हंसाऊं, थोड़ा डराऊं। इसी कोशिश में जो किताब आई उफ कोलकाता, वो दर्शकों पाठकों के सामने। जी। सर, आप अपने प्रयास में बहुत सफल रहे। सर, किताब में जो 3 दोस्तों का एक जोड़ा है, चेतन, सिद्धार्थ और रुद्र, बहुत कॉमेडी है सर उनकी बातों में, उनकी मस्ती में बहुत रोमांच है सर, और हॉरर भी है सर। हाँ, मैं कहूँगी हॉरर भी है। सर, अभी तक जितनी भी उपन्यास या किताबें या हिंदी में जो भी साहित्य मौजूद है, वो सर रोमांस पर है, प्रेम पर है। इसके बाद सर वो हास्य पर है सर, हास्य पर बहुत साहित्य है। आजकल नया साहित्य चल रहा है सर, कई किताबें लोग लिव इन रिलेशंस पे लिख रहे हैं, नारियों पर लिख रहे हैं। तो फिर सर ऐसे में हॉरर कॉमेडी का ख्याल कैसे आया? तो देखिए, प्रेम तो मूल विषय ही है किसी भी, मैं लेखन का ही नहीं कहूँगा, किसी भी संबंध का भी प्रेम मूल विषय है। तो उस पर तो कहानियां आती रहेंगी, हमेशा ही आती रहेंगी। बाकी का जो आपने बताया जिन विषयों पर लिखा जा रहा है, उस पर भी अभी भी लिखा जा रहा है, काफी पहले से लिखा जा रहा था। हॉरर कॉमेडी लिखने का ध्यान इसी बात पर आया कि एक बहुत बड़ा वॉइड था। ये एक ऐसा विषय था जिस पर मैंने हिंदी में कहानियां ढूंढी तो मुझे मिली नहीं। हास्य पर मिल जाया करती थी, कमोबेश हॉरर की भी कुछ किताबें हिंदी में पढ़ने को मिल जाया करती थी। लेकिन ये जो ब्लेंड है ना, इस ब्लेंड पर कोई किताब उपलब्ध नहीं थी हॉरर कॉमेडी। तो इसने इस एक जो खला है ना, उसने मुझे कंपेल किया कि मैं लिखूं हॉरर कॉमेडी। और चूंकि फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि बाकी सारी भाषाओं में अगर इस पर काम हो रहा था तो हिंदी में क्यों नहीं, हिंदी में क्यों नहीं प्रयास किया जाए। और मैं आपको बताऊं, इस किताब के बाद 2-4 और भी लेखकों के मेरे पास सूचनाएं आई कि वो भी इससे प्रभावित होकर, और या फिर प्रभावित न कहें, इससे मतलब इसको देखकर इस राह पर चलते हुए कि ये हॉरर कॉमेडी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये इस तरह का प्रयास है कि राहें खुलती हैं, वो विधाएं बनती जाती हैं। इसी में मेरा एक प्रयास था। सर, वीरू दृष्टि लिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मोहित तिवारी जी कह रहे हैं, आपके जैसे राइटर हैं जो हिंदी साहित्य के लिए प्रयासरत हैं। जिन लोगों से हिंदी साहित्य से टच छूट रहा था, वो दोबारा इससे जुड़ रहे हैं। मोहित सोमानिल की, सुमन जी, जी जी बताएं सर। बताएं। मोहित की मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि क्योंकि मैं भी, या हर लेखक जो है वो एक समय में पाठक रहता ही है। बिना पढ़े हुए लिख पाना बड़ा मुश्किल है। सब लोग तुलसीदास सूरदास नहीं हो सकते। तो ये जरूरी है कि
इंसान पढ़ते रहा करे। तो एक समय बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी से लोग हिंदी हिंदी लेखन से पाठक जो है वो दूर चले जा रहे थे। उसका कारण तो एक यह था कि लेखन भी वो बड़ा नीरस होता जा रहा था, और दूसरा था कि उसके लेखन किताबों के अलावा इतने सारे आयाम आ गए थे खुद को व्यस्त रखने के, खुद के मनोरंजन के, कि किताबें वो साधन ही नहीं रह गई। तो हाँ, फिर से वो दिन लौटे हैं। पिछले 2 3 4 साल से मैं कहूंगा कि लोग किताबों की तरफ, लेखन के प्रति, पठन पाठन के प्रति जागरूक हुए हैं। तो मैं मोहित की इस बात से बिल्कुल राय इत्तेफाक रखता हूँ जी। सर सोमानिल सुमन लिख रहे हैं, ये जो आपने बागी बलिया लिखा है, क्या सही घटना है इसमें बलिया की? पूछ रहे हैं काल्पनिक है या सही है? देखिए, सोमानिल सोमानिल नाम बताया ना आपने जी? जी हाँ सर, सोमानिल सुमन जी हाँ। सोमानिल, देखिए ऐसा है कि एक लेखक बहुत सारे सत्य घटनाओं के इर्द गिर्द और भी बहुत 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 सारी काल्पनिक घटनाओं को मिलाकर एक कहानी बनता है। तो कोई कहानी पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित नहीं हो सकती, और कोई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक भी नहीं हो सकती। उसमें कहीं ना कहीं सत्य का पुट जरूर होता है। तो बागी बलिया में कुछ इंसिडेंट्स कहें या कुछ घटनाएं कहें जो घटित हैं, और बाकी जो है वो मेरी कल्पना के ऊपर। सर मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है सर, आपको पढ़ा है, तो सर आप मूल निवासी बलिया के हैं जी। तो यही जी, वजह है सर बागी बलिया लिखने की? नहीं नहीं नहीं, ये कोई वजह तो नहीं है। इस तरह तो फिर मैं अब वो हाँ, क्या कहते हैं, वो एक प्रदेश तक सीमित हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। वो मैं बलिया में को लेकर मेरे अपने अनुभव थे, बलिया को लेकर जो अनुभव थे उसको किसी और प्रदेश में या किसी और जगह पर रख कर कहानी नहीं गढ़ी जा सकती थी। बलिया अपने आप में जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अपनी कहानियां हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी किताब के लिखा हो शायद कि वो देश से भी 7 दिन पहले मतलब 1942 में संभवतः 7 दिन के लिए आजाद हो गया था। तो वो इस तरह का बागी क्षेत्र रहा है कि जहाँ की अपनी कहानियां होती हैं। तो इसलिए उस किताब का नाम बागी बलिया है। बाकी मेरी किताबों के नाम चूंकि शहरों के नाम पर रहते हैं, इसलिए भी उस किताब का नाम बागी बलिया है। और हाँ, यह जरूर है कि मैं बलिया का मूल निवासी हूँ। तो लेकिन यह किताब का नाम रखने के पीछे का कारण नहीं है। सर विशाल यादव जी, वीरेंद्र कुमार, श्वेता, सोमानिल, ये सभी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, आभार कर रहे हैं आपका हमारे मंच पे प्रस्तुत होने के लिए, और बहुत आपके बहुत लेखन की शुक्रिया। बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। सर बहुत मोहित शुक्रिया, तिवारी बहुत जी का शुक्रिया प्रश्न है, जी। 84 किताब की भाषा तो मलयालम किताबों से ज्यादा आसान है। बहुत ही प्यारे तरीके से आपने प्रेम कहानी को दर्शाया है, और इसकी एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट कह सकते हैं। शुक्रिया मोहित, शुक्रिया। मतलब एक साथ इतनी, मतलब क्या कहते हैं उसे, वाहवाही सुनने की आदत नहीं है मेरी। मैं खुश हो गया हूँ। और हाँ, थोड़ी बहुत आलोचना भी चलती रहे तो अच्छा लगेगा। बाकी हाँ, सर वो जी जी मोनिका। नहीं सर बताएं। तो 84 की तरफ लौटते हुए कहूंगा कि हाँ, वो एक बड़ी प्यारी प्रेम कहानी थी जिसको चूंकि दंगों के बीच वो कहानी थी, तो उसको और भी प्यारा लिखा जाना था ताकि दंगों की विभत्सता में जो है प्रेम का जो रूप है वो खो नहीं जाए। तो इसलिए चूंकि आप दंगों के साथ साथ उसे पढ़ते जाते हैं तो वो प्रेम कहानी और भी अच्छी और भी मासूम और भी कोमल होती जाती है। इसलिए वो कहानी आपको पसंद आई, लोगों को पसंद आई, और फिर पाठकों को पसंद आई, तो फिर एक दफा और शुक्रिया अदा बनता है उनका। सर चूंकि 84 पे चर्चा चल रही है, तो सर मैं जी एक पंक्ति बोलना चाहूंगी कि त्रासदी यह है कि प्रेम हर मजहब का अंग है, जबकि इसका खुद का एक मजहब होना चाहिए था। सर ये क्या सोच के लिखा आपने इतना खूबसूरत? शुक्रिया मोनिका। मैं ध्यान करूं तो कुछ इस तरह से है कि त्रासदी यह है कि प्रेम हर मजहब का एक अंग है, जबकि इसे खुद ही एक मजहब होना चाहिए था। खुद का एक मजहब हाँ होना चाहिए। हाँ। तो ये लिखते समय बस बात यही थी कि हर धर्म में एक प्रेम जो है वो एक पार्ट है, जबकि प्रेम अपने आप में इतना विशाल है, इतना विस्तृत है, सब कुछ समाहित किए हुए है कि हमें इसे ही एक धर्म बना देना चाहिए था। कि अगर
प्रेम जो है वही धर्म है और उसके अनुयायी जो है वो प्रेम के अलावा कुछ और करेंगे नहीं, हिंसा और नफरत की बात जो है वो आएगी नहीं। तो यही इसी सोच के साथ वो लाइन लिखी गई थी। जी सर आपने शुरुआत की थी बनारस टॉकीज से, फिर दिल्ली दरबार, उसके बाद बागी बलिया, उफ कोलकाता। सर अगर 84 को छोड़ दो तो सारे ही नाम शहरों पे आधारित थे, तो सर इसके पीछे कोई खास वजह? 84 का नाम भी शहर पे ही आधारित होना था, मोनिका, बोकारो शहर की कहानी की, लेकिन जितने भी नाम मैंने सोचे वो जुड़ नहीं पा रहे थे उस शहर के नाम के साथ, इसलिए ये एक अपवाद स्वरूप 84 का आया। और हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई शुरुआत में तो जानी बूझी बात थी नहीं, बनारस बीएचयू की कहानी थी, बीएचयू को लेके कोई, क्योंकि उसका अपना ही नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतना बड़ा नाम बनता है कि वो किताब में के कवर या किताब के नाम उन्मान के लिए वो ठीक नहीं था, मतलब सुटेबल नहीं था। तो फिर मैं उसको बनारस पर ले गया, और बनारस पे खुद ही इतनी सारी के नाम के साथ इतने सारी किताबें आई हुई हैं कि उसके साथ मुझे कुछ फिर जोड़ना था, क्योंकि किताब की जो, अगर आपने पढ़ी हो तो आप जानते होंगे उसके सारे जो शीर्षक हैं, चैप्टर्स, वो फिल्मों के नाम पे हैं, और वो फिल्में भी तब की जब आज की तरह वो ये जो है वो 4 स्क्रीन नहीं हुआ करते थे, टॉकीज हुआ करती थी, तो मल्टीप्लेक्स नहीं हुआ करते थे। तो इस वजह से उसका नाम जो है मैंने बनारस टॉकीज रखा, और चूंकि किताब इतनी पसंद की गई कि वो मेरे साथ चीजें चिपक गई कि किताब उसी मूड की किताब अगली भी आनी चाहिए। तो अगली किताब मैंने दिल्ली दरबार लिखा। जब दोनों किताब लोगों ने पसंद की, तो अब जो है ये मेरे साथ एक अंधविश्वास जुड़ गया कि अगर मेरी किताब का नाम शहरों के नाम पर रहेगा तो पसंद किया जाएगा। सिलसिला चल पड़ा, तो जो अभी उफ कोलकाता तक जारी है। जी, आगे भी जारी रहेगा। शुक्रिया। सर सोमानिल सुमन लिख रहे हैं, जब से हमने पढ़ा है तब से ये बात घर कर गई है ज्योति वाली, वही प्रेम के अंग वाली। इसके बाद विशाल यादव जी पूछ रहे हैं, उफ कोलकाता लिखने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि उफ कोलकाता लिखने के पहले का मूल उद्देश्य मेरे साथ था कि मैं एक हास्यपरक हॉरर किताब लिखना चाहता था, जिसमें चूंकि हॉरर हमारे यहाँ लेखन में इतनी ज्यादा ऐसी विधा है जिस पर बहुत ज्यादा, जिसे गंभीर कभी समझा ही नहीं गया। मतलब उस पर जो भी काम हुए, मुझे ध्यान आता है कि अगर मैं कहूँ कि कौन सी किताब मुझे पहली याद आती है, तो मुझे लगता है कि जयंती ओम प्रकाश शर्मा की किताब सन 67 में आई थी, पिशाच सुंदरी। वो उसके बाद से कुछ और काम हुआ, और उसके बाद फिर जो है पूरा का पूरा पल्प की तरफ वो मामला चला गया। गंभीर साहित्य ने इसको ध्यान ही नहीं दिया इस पर कि इस पर भी काम होना चाहिए। तो वो मेरे मन में एक बात थी कि इस पर लिखा जाए। और साथ में जब चूंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में नहीं देख पाता और हॉरर विषय पढ़ भी नहीं पाता, तो जरूरी था उसके साथ कि मैं कुछ हास्य का पुट रखूं। जब ये सोचा मैंने और उस लिहाज से फिर अपना शोध शुरू किया, तो मैंने देखा कि हिंदी में इस तरह से कुछ लिखा ही नहीं गया। तो इस बात ने भी मुझे और कंपेल किया कि मैं एक हॉरर कॉमेडी विधा में लिखकर चीजों को शुरू करूं, ताकि आने वाले लोगों को अगर चीजें अच्छी लगे, पसंद की जाए, पाठक इसे पढ़ें, एक दूसरे में बातें करें, तो बाकी लेखकों को इस एक विधा में लिखने का मौका मिले। तो कोलकाता लिखने के पीछे का कारण यही था। जी सर श्वेता जी लिख रही हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है कि लेखक के जहन में सुंदर रचनाएं आती हैं, सोचते हैं बाद में लिख लूंगा और फिर वो पंक्तियां भूल जाना? बिल्कुल 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 ऐसा होता है श्वेता। ये तो मानव मूल का लक्षण ही है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि अब तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आइडियाज आर वेरी स्लिपरी, वो तुरंत दिमाग से उतर जाते हैं। आप अभी सोचती हैं कि कुछ है, आप चली गई काम में, क्लास करने चली गई, या आप ऑफिस चली गई, या कहीं भी, उसके बाद शाम में जब आप सोचने बैठेंगी तो वो दिमाग से निकल गया होता है। तो जैसे ही कोई कोई इस तरह का आइडिया आपको लगता है, या कोई लाइन भी ऐसा लगता है कि आपने अच्छा सोचा है,
इस पर आगे काम किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें, आप तो आपके मोबाइल में वो नोटबुक होता है, उसमें आप एक लाइन टाइप कर लें, या ऑडियो वो रिकॉर्ड करके अपने आप को ही भेज लें या अपने किसी ग्रुप को भेज लें ताकि वो सेव रहे। तो ये बिल्कुल होता है, ये आपके मेरे साथ नहीं, सबों के साथ होता है। वो बशीर बद्र कहते हैं ना कि हजारों शेर मेरे मर गए कागज के पुर्जे पर, जब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत आप खूब चीजों सर। को भूलते जाते हैं। शुक्रिया। तो ऐसा होता है बिल्कुल, ये बिल्कुल ह्यूमन है, इसके साथ कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं कि आपके साथ होता है। आप कोशिश करें इसको नोट डाउन करने की, ये बहुत अच्छी आदत है जी। सर विनय नामदेव जी बहुत सही बात लिख रहे हैं कि आपने उफ कोलकाता को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ सर, मैंने भी पढ़ी उफ कोलकाता। सुंदर रचनाएं सर, सिद्धार्थ, रुद्र और चेतन, 3 दोस्तों का समूह सर, ऐसा लगता है हम वापस अपनी कॉलेज लाइफ में चले गए हैं। वैसे ही मस्ती और बीच बीच में सर थोड़ा सा डर का या कहना चाहिए हॉरर का भी टच है सर। तो बहुत सुंदर रचना है सर। सर मेरा प्रश्न अगला यही बहुत है कि बनारस टॉकीज में भी वही लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस, उसके बाद अनुराग और उनके दोस्तों राजीव, राम, उनके दोस्तों का एक समूह, वहीं अगर हम कंपेयर करें या तुलना करें इस बुक से अपनी उप कोलकाता से, तो उसमें भी दोस्तों का समूह, हॉस्टल वाली लाइफ, क्रिकेट, बनारस टॉकीज में भी सर लगान जैसा क्रिकेट देखने को मिलता है, ऐसा लगता है लगान पिक्चर चल रही हो। तो सर क्या एक पीछे की सोच है, मूल सोच क्या है सर कॉलेज लाइफ हॉस्टल दिखाने की पीछे की? पहले क्रिकेट वाली बात का जवाब दे दूं तो क्रिकेट के साथ भी जो मेरा जुड़ाव रहा है, ये 2 किताबों के साथ नहीं है। अगर आप मेरी 5 किताब पढ़ेंगे तो उसमें जी क्रिकेट से संबंधित आपको 2-4 पेजेस मिल ही जाएंगे। तो मैं साया से नहीं करता, क्योंकि मैं क्रिकेट बफ रहा हूँ, बहुत क्रिकेट का प्रेमी रहा हूँ, अभी भी गाय बगाया क्रिकेट देख ही लेता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा है कि वो आ जाता है, चीज़ों को क्रिकेट तो आ ही जाता है। तो कहीं न कहीं से उसको घुसाने की कोशिश मैं कभी नहीं करता, वो कहीं न कहीं से आ जाता है। हॉस्टल वाली जहाँ तक बात है, तो बनारस टॉकीज तो ऐसी कहानी थी जो हॉस्टल के बिना हो ही नहीं सकती थी, वो हॉस्टल की ही घटना थी और हॉस्टल में ही चीजें मुझे दिखानी थी बनारस टॉकीज। इसका सेटअप थोड़ा अलग मैं कर सकता था, जो उफ कोलकाता का सेटअप थोड़ा अलग मैं कर सकता था। हॉस्टल के अलावा वर्किंग दिखा सकता था, जो दोस्त हैं या रूममेट्स दिखा सकता था। लेकिन उसमें फिर मैं मेरे साथ बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। उसमें फिर क्या हो जाता है कि अगर ऑफिस गोअर्स दिखा रहे हैं लड़कों को, तो फिर ऐसा होता है कि टाइम फ्रेम की बात होती है कि कोई किसी टाइम पे नहीं रहेगा, कोई किसी टाइम पे नहीं रहेगा, समय का अभाव रहता है। हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ आपके पास क्लास करने के बाद समय का अभाव नहीं रहता। तो मैं वो कभी भी उस चीज को फ्लो में लेने के लिए, कभी दिन में भी, कभी रात में भी, कभी दोपहर में भी, मुझे ये कोई लॉजिकल दिक्कत नहीं आती हॉस्टल के कैंपस में रखने में कि समय कब का है। कारण यही है, लॉ फैकल्टी की लॉ की बात है तो वो जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं खुद लॉ ग्रेजुएट रहा हूँ, तो जितना चीज़ों को समझने में लॉ की मेरी आसानी रहती है, बाकी चीज़ों के लिए मुझे फिर उसके लिए शोध करना पड़ता है, क्योंकि मैं बिना शोध के लिखता नहीं। तो अगर लॉ में की शोध, जो लॉ के लिए मुझे वैसे कोई शोध करने की जरूरत पड़ती नहीं है, वहां से टॉपिक्स मेरे पास आ जाते हैं। इस वजह से बनारस टॉकीज और कोलकाता में लॉ के हॉस्टल्स है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आगे की कहानियां अगर युवाओं पर हो तो वो इंजीनियरिंग और मेडिकल या नहीं बाकी सारे जो है हॉस्टल्स, वहां पर अगर हॉस्टल की ही कहानी लिखनी हो तो वहां पर जाऊंगा जी। नहीं सर, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपका जो लहजा है वो बहुत ही सहज है, सरल है, आम जन द्वारा पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। सर उफ कोलकाता लिखने के पीछे क्या रीजन था, मतलब उफ जो ये शीर्षक है उफ कोलकाता, सर मुझे जब मैंने किताब परचेज की और मैंने सोचा कि इसे पढ़ूंगी, तो मुझे लगा कोई प्रेम रस की कहानी होगी कि लोग तौबा कर रहे हैं, आशिक तौबा कर रहे हैं, उफ कोलकाता अब नहीं जाना, या कुछ और होगा, रोमांचित कहानी होगी। सर ये हॉरर कॉमेडी निकली, तो फिर सर उफ कोलकाता क्या बता रहा है? ऐसा है मोनिका कि किताब लिखने के समय 2-3 उन्वान जो है, 2-3 चैप्टर्स, 2-3 शीर्षक जो है मेरे दिमाग में थे।
कि जिस पे रखा जाता था, उसमें एक शीर्षक मेरे दिमाग में हॉस्टल भी था। मैंने इस नाम से टाइटल रजिस्टर भी करा लिया था। लेकिन लिखने के साथ साथ ही दो तीन चीजें जहन में आती गई। पहला तो ये कि इस तरह की अगर किताब का नाम ही हॉस्टल है तो उसका कवर भी फिर उसी तरह का बनवाना होगा। और ऐसे कवर वाली किताबें जो है नॉर्मली हम अपने घर में रखते नहीं है, या जो जो बिल्कुल टीन्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अगर इस तरह की कवर वाली किताबें जो है, अगर भूतही है या इस तरह की किताबें या नाम वाली किताबें अगर घर में पढ़ते हैं तो जाहिर ना बात है कि पेरेंट्स को दिक्कत होती है कि ये किस तरह की किताबें पढ़ी जा रही हैं। और हम खुद भी अपने घरों में इस तरह के नाम वाली किताबें नहीं रखते। तो फिर मैंने हॉस्टल का नाम जो है वो चेंज किया। उफ कोलकाता नाम के साथ ये था कि कहानी कोलकाता की थी, और उफ के साथ मैं वो एक सिहरन वाली चीज जोड़ना चाहता था कि इंसान जो डर के और उफ कहता है, तो वहां से। और ये बात जरूर थी कि ये छुपाने वाली बात भी थी कि नाम ऐसा रहे कि कहानी न खुले। नाम ऐसा बिल्कुल ना हो कि इंसान पहले ही जान जाए कि ये हॉरर कहानी है, हॉरर कॉमेडी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रकाशक के साथ जो मेरी बात हुई, और हमने फिर कहानी का नाम उफ कोलकाता रखा। जी। सर विनय जी पूछ रहे हैं आने वाली बुक कौन सी है आपकी, क्या टॉपिक होगा? साथ ही पूछ रहे हैं नए राइटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने दो तीन किताबों पर काम कर रहा हूँ। एक मीना कुमारी की बायोग्राफी है। बायोग्राफी तो उसको न कहें, मैं पहले भी कह चुका हूँ। वो एक उनके उनके देखने वाले, चाहने वाले का नजरिया है, जिससे मैं उनको देख रहा हूँ। मीना कुमारी को वो किताब आएगी। एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जो संभवतः अगले साल आए। इसके अलावा ऑडियो के लिए मैं लिखता रहा हूँ, तो एक अमेजन ऑडिबल पे एक ऑडियो सीरीज आएगी 7 या 8 एपिसोड की, काला पैसा या आगे अंधा मोड़ है, दोनों में से जो भी नाम वो चुने। स्टोरी टेल पर एक ऑडिबल आएगा संभवतः अगले साल। उसका नाम अभी हमने सोचा नहीं है। तो 2 उपन्यास सोचा है, एक कंप्लीट कर पाऊँ तो बहुत है, 2 ऑडियो सीरीज तो जरूर आएगी। सर तो शहर के नाम पे नहीं होगा उनका शीर्षक? नहीं नहीं, वो मीना कुमारी वाला तो चूंकि नॉन फिक्शन है, तो नॉन फिक्शन उसका नाम अभी मैंने मीना मेरे आगे सोचा है। तो नॉन फिक्शन जो है उसका नाम थोड़ा अलग हट के रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि प्रकाशक का बाद में दबाव आए कि नहीं, इसका नाम भी शहर के नाम पर हो, तो फिर मीना कुमारी के शहर को जोड़ूंगा उसमें। ऐसा रहेगा। बाकी ऑडिबल के लिए जो लिखता हूँ या ऑडियो के लिए लिखता हूँ, उसमें शहर के नाम नहीं होते मेरे। स्टोरीटेल पे या अमेजोन पे पहले भी सीरीज पड़ी हुई है। स्टोरीटेल पे मैंने शिशिर की गर्लफ्रेंड लिखा है, अजात शत्रु लिखा है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं वहां जाके। उनके नाम शहरों के नाम पर नहीं होते। जी। सर आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो लॉ क्षेत्र से हुई है, जहां तक जी। मैंने आपके बारे में पढ़ा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने लॉ किया है। उसके बाद सर आप खुद नौकरी पेशा हैं, नौकरी पद पे कार्यरत हैं। फिर सर लेखन की ओर उन्मुख होने के पीछे क्या वजह थी सर? मतलब कब से साहित्य मन में चल रहा था, आपने उसे किताबों में उतारा, क्या वजह थी सर लेखन की ओर उन्मुख होने की? साहित्य तो काफी, साहित्य का है पढ़ना, जिसको मैं पढ़ना कहता हूँ पाठक के रूप में। जब आप साहित्य से जुड़ते हैं, वो तो काफी पहले से था। मेरे घर में भी पढ़ने का माहौल रहा था, माँ पढ़ा करती थी, पिताजी भी पढ़ा करते हैं। तो पढ़ना तो शुरू से था, पढ़ता रहता था, गीत गजल काफी पढ़ता था। और वो मुझे लगता है कि जब ब्लॉग का जमाना आया 2007-8 के आसपास, ब्लॉगिंग भी की और उस पर कुछ गीत गजल भी लिखे। लेकिन लेखक बनने का ऐसा कोई सोचता नहीं है, या हम जी। राइटर लेखक है, या मैं लेखन कर सकता हूँ, ऐसा हम मध्यवर्गीय परिवार के लोग सोचते नहीं है। पहले यह बात होती है कि हम नौकरी पाए, स्टेबिलिटी आए लाइफ में। उसके बाद तो जब ऐसा हुआ कि नौकरी भी रही और स्टेबिलिटी भी आई लाइफ में, तब दिखने लगा कि एक कहानी है मेरे पास जिसको लिखी जानी चाहिए। तो मैं उसे नौकरी के साथ साथ उतारता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका अंत मिला मुझे। उसका अंत जब मिला तो उसको जोड़ के एक किताब बनी, बनारस टॉकीज। जब मैंने प्रकाशक को भेजा, उन्हें पसंद आई, सिलसिला चल पड़ा उसको लेकर। और जब सिलसिला चल पड़ा तो अच्छा भी लगने लगा, मजा भी आने लगा लिखने में।
ये भी रहा कि मतलब मैं फिर आपके जान सुनने वालों को, मेरे सुनने वालों को भी ये बताना चाहूंगा कि लेखन के साथ साथ नौकरी के साथ साथ लेखन ऐसा भी कोई मुश्किल कार्य नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जी। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। मैं नौकरी के अलावा परिवार और लेखन को ही समय देता हूँ, और तीसरी चौथी मेरी कोई प्रायोरिटीज नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ। मैं बताना चाहूँगा, फिर काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया हुआ ये बात कि 60,000 70,000 शब्दों में एक उपन्यास कंप्लीट हो जाता है। एक बार जब आप टाइप वो कंप्यूटर पे लिखने बैठते हैं तो 500 से 1000 शब्द लिख जाते हैं। तो आप समझिए कि 60 बार आप बैठेंगे लिखने तो एक किताब कंप्लीट हो जाएगी। 60 बार का मतलब 2 महीने होता है। ये 2 महीने का समय अगर आप एक साल में भी कभी निकालते हैं, ठीक है ना, तो एक किताब आप एक साल में लिख सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब नौकरी करें तो नौकरी उसी गंभीरता से करें। जब लेखन के लिए जो समय निकालते हैं, लेखन के लिए रेगुलर रहें, रोज लिखें। मैं रोज लिखता हूँ, चाहे 2 लाइन लिखूं, चाहे 2 पेज लिखूं, या एक पूरा चैप्टर लिख दूं, लेकिन मैं रोज लिखता हूँ। रेगुलर रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी नौकरी के साथ साथ लेखन में। जी, सर ये सबसे अच्छा संदेश है नए लेखकों के लिए कि रेगुलर लिखना है। रेगुलर लिखना है, बिल्कुल रेगुलर लिखना है। उसमें वो कोताही नहीं होनी चाहिए कि यार आज मैंने लिख लिया 5 पेज तो 2 दिन आराम करता हूँ और फिर लिखूंगा। दो उसको खोलिए, उसी में कुछ चीजों को ठीक कीजिए। 1 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, वो रूटीन बनी रहनी चाहिए कि ये समय मेरे लिखने का है, तो मैं उठ के बैठ के इस समय में मैं केवल लिखूंगा। जो भी समय आप निर्धारित करते हैं, या अगर समय नहीं निर्धारित करते हैं तो भी दिन तो निर्धारित है कि अगला दिन जो आ रहा है 24 घंटे में कोई भी समय आप उठाएं, और चाहे 2 लाइन ही लिखे, 4 लाइन ही लिखे, मगर रेगुलर लिखे। रेगुलरिटी रहेगी तो फिर ये समस्या नहीं आती है कि मतलब नौकरी के साथ साथ आप कैसे लिख लेते हैं। रोज नौकरी करते हैं ना, तो रोज लिखने में क्या समस्या बहुत खूब सर। सर लोग लिख रहे हैं, राम पुजारी जी लिख रहे हैं कि मोहिनी का एक स्केच जारी कीजिए प्लीज। मोहिनी का स्केच है। रा, मांग रहे हैं। रा, राम पुजारी राम खुद पुज जो है, हाँ, राम पुजारी खुद बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वही मेरे लिए एक स्केच बनाकर और मुझे इनबॉक्स कर दें। राम सर भाई ये कर बात तो दीजिएगा। लेकिन जी। सर ये बात तो सत्य है लेकिन कि मोहिनी का जिस तरीके से आपने प्रस्तुतिकरण किया है, किताब में प्रदर्शित किया है, मोहिनी समझ या सोच से परे है। इतनी खूबसूरत दिखाया है आपने उफ कोलकाता में मोहिनी को। और जितना लापरवाह आपने सिद्धार्थ को दिखाया है, वो सच में आज का जो युवा है वो उतना ही लापरवाह है। आज का कोई भी छात्र होगा जो बड़े खानदान को बिलोंग करता होगा तो वो वैसे ही होगा, लापरवाह सा जिंदगी चल रही है, 4 सब्जेक्ट में फेल हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फेवरेट किरदार सर मेरा रुद्र है। हाँ। रुद्र के साथ वो है कि वो उसके पास वन लाइनर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। वो जगह जज्बात जगह को पे कुछ सलाम। ऐसी बातें, जज्बात को सलाम बोल देता है। और उसके पास वन लाइनर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। उसके पास उसके उसके कहावतों का भंडार भी बहुत अच्छा है। तो वो कहीं जरूरत होती है तो वहां बोल जाता है। वो दोस्ती में इस बात का लिहाज भी नहीं करता कि किसी दोस्त को किसी बात से एतराज हो सकता है। वो जानता है कि दोस्ती इन सब चीजों से परे है, तो वह भूल जाता है। और बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी किताब के हर मतलब जो किरदार महिला किरदार है उसको खूबसूरत दिखा सकूं, जितनी मेरी लेखनी में ताकत है, और जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ अपने आभा मंडल एक बना सकूं कि जिससे लोग सोच सकें कि वो कैसा रूप रंग होगा। वो कोशिश रहती है, लोगों को पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जी, बहुत सफल है सर आप अपने प्रयास में। शुक्रिया। कल्पनाओं से परे है मोहिनी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर पांचों किताब आपकी बहुत हिट है। मतलब आज के दौर में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं युवाओं का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इस दौर में सर आपकी पांचों किताबों ने लेखकों को कस के बांध रखा है सर, एक पकड़ जारी है आपकी। तो सर कैसे मतलब आपने सोचा कि लिखा जा सकता है, हिट होगा वो, और इस उहापोह में सोशल मीडिया की। मोनिका देखिए, ऐसा है कि जब पहली किताब लिख रहा था ना, तब ये बात बिल्कुल भी जहन में नहीं थी कि लोगों मतलब बेस्ट सेलर होना है या लोगों के बीच पसंद बनानी है,
या ऐसा करना है कि जो आप कह रहे हैं हिट हो जाना है, ऐसी बात पहली किताब के साथ बिल्कुल भी नहीं थी। पहली किताब के पास साथ ये था कि मेरे पास एक कहानी है और मुझे उस कहानी को ऐसे लिखना है जो मुझे खुद पढ़कर अच्छा लगे, क्योंकि बीते कई सालों से मैं खुद पाठक रहा था, अभी भी पाठक हूँ। तो मैं उसको इस तरह लिखना चाह रहा था कि वो किताब जो है मुझे खुद में अच्छी लगे, तो उस लिहाज से लिखा। अब जब उस लिहाज से लिखा और किताब लोगों ने पसंद की, तो लोगों ने कहने लगा कि लोगों का की बातें हुई कि ये सत्यव्यासी है लेखन है, मतलब ये एक बड़ी अच्छी बात मेरे साथ हुई कि लोगों ने उससे एक धारा बनाई मेरे पाठकों ने कि इस तरह का लेखन सत्यव्यास करते हैं, जबकि उसके लिए मतलब मैंने कुछ विशेष कोशिश नहीं की थी, वो मुझमें नैसर्गिक है। दूसरी किताब भी आई, जी। चूंकि लोगों को लेखन का तरीका पसंद आने लगा, इसलिए दूसरी किताब भी पसंद आई, तीसरी किताब भी पसंद आई। और जब चीजों को लेके थोड़ी प्रशंसा मिलने लगती है तो हर इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी की कविता की तारीफ कर दी जाए तो वो दूसरी कविता तीसरी कविता भी सुनाने को उन्मुख हो जाता है। वही बात थी, जब किताबें अच्छी लगने लगी, लोगों को पसंद आने लगी, तो मुझ में भी लिखने की प्रेरणा हुई, फिर लिखना चाहिए। तो अब तो खैर पूर्णकालिक लेखक होने की और अग्रसर हूँ। जी थैंक यू सर। सर मैं अगर उफ कोलकाता की बात करूं, मुझे बहुत एक्चुअली मेरा उसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है उस किताब को लेकर, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में पढ़ी है वो, तो बहुत क्यूरियस हूँ मैं उसको लेकर, बहुत उत्सुक हूँ। तो सर अगर मैं उफ कोलकाता की बात करूं तो हॉस्टल लाइफ, मस्ती, दोस्तों का समूह, रैगिंग, इन सब के अलावा एक डर भी है, एक डर का छुअन भी है, जादू टोना भी है। तो सर आपको नहीं लगता कि 21वीं सदी में जादू टोना अंधविश्वास की ओर उन्मुख करता है? नहीं, बड़ा सही सवाल है आपका। मैं चाह रहा था कि इस तरह के सवाल भी मुझसे पूछे जाए। मोनिका, ऐसा है कि दो चीजें हैं। हर चीज जब तक विज्ञान की कसौटी पर कस नहीं ली जाती, उसे हम पारलौकिक कहते हैं। ठीक है, हो सकता जी। है कि जो चीजें आज हमें पारलौकिक लगती हैं, हमें लगता है कि वह जादुई हैं, वो कल विज्ञान उस पर अपने तलवार चलाए और बता दे कि ये लॉजिक है, ठीक है, और इसकी वजह से ये ऐसा हुआ था। जब जिस दिन वैसा हो जाता है उस दिन हम मानने लगते हैं कि यह विज्ञान का अंग था। जब तक वैसा नहीं होता तब तक हम उसे मानते हैं कि वो अलौकिक या पारलौकिक है। जैसा कि मुझे याद है एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि विज्ञान जहाँ खत्म होता है चमत्कार वहीं से शुरू होता है। तो वास्तविकता आ, में। जी, तो मेरा मेरा मेरे ये किताब लिखने के पीछे या इस किताब में अंधविश्वास के प्रति मेरा बस ये कहना है, मैंने पहले ही किताब लिखने से पहले ही किताब के साथ ही वो एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि लेखक जो है वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का हामी नहीं है। मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास को लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहता, केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से इसे देखा जाना चाहिए। मनोरंजन का दृष्टिकोण का एक माध्यम जो है वो भय भी है। भय हमारे 8 रसों में से एक रस भी है, तो उस रस को केवल एक्सप्लोर करने की कोशिश थी। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिले। मैं न चाहता भी नहीं कि इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा मिले। बस ये चाहता हूँ कि जब इस तरह की वह दिन जल्दी आए जब इस तरह की पारलौकिक घटनाओं को भी विज्ञान अपनी तर्क की कसौटी पर कस दे और हमें बता दे कि यह कारण था इस चीज के होने या न होने का। जी सर नीलोत्पल भैया की बात करें, भैया बोलती हूँ बिल्कुल मैं करें। तो, उन्हें इतना पढ़ लिया, उन्हें भैया बोलती हूँ। दिव्य प्रकाश जी की बात करें, आपकी बात करें, सर आप लोगों ने साहित्य को बहुत सरल बना दिया है, बहुत सहज बना दिया। हिंदी साहित्य को आसानी से सोते जगते पढ़ा जा सकता है, ऐसा लगता है हमारे साथ ये चीजें घट रही हैं। एक मतलब स्क्रीन पे एक पिक्चर जारी हो जाती है जब हम ये चीजें सुनते हैं या पढ़ते हैं, आपकी कहानियां पढ़ते हैं, आपके शब्द। तो सर कैसे मतलब आप लोगों ने इतनी सरलता पे रहा है, क्योंकि साहित्य बहुत कठिन है जहां तक मुझे है जानकारी, तो नीलोत्पल इस का सरलता जन्मदिन पे भी है लाने आज, का। तो हम लोग जी। इस नीलोत्पल का जन्मदिन भी है आज, तो हम जो है जी इस हाँ। कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बधाई भी देते पहले। नीलोत्पल, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अगर आप हो सुन रहे हो ये तो, नहीं हो तो बाद में सुनिएगा, बधाई ले लें। हाँ, ये जरूर है कि कोशिश यह जरूर थी मोनिका लिखते समय भी कि चूंकि हम जिस चीजों को पढ़ते आ रहे थे उसमें एक क्लिष्ट अनुभव कर रहे थे।
चीजों को पढ़ते समय लगता था कि यार इस शब्द के बदले इस शब्द का प्रयोग भी अगर होता तो कहानी के फ्लो में कोई अंतर नहीं पड़ जाता। ये शब्द केवल इसलिए कि अपने मतलब उसको गंभीर दिखाने के लिए या अपना ज्ञान दिखाने के लिए जो कुछ शब्दों का प्रयोग हमारे फ्लो में हमारी कहानी में अड़चन डालता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस शब्द को वहां रहना चाहिए। कोशिश हमने वही की कि कहानियां जो है वो नए जमाने की हो और भाषा जितनी सरल की जा सके उतनी सरल भाषा हम रखें। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाषा चलताऊ हो। कोशिश ये रहती है कि भाषा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी किताब के साथ साथ जो है वो कुछ शब्द सिखाता चलूँ। मेरी किताबों में अगर आप देखेंगे तो उर्दू के शब्द भी होते हैं, इसका कोशिश मैं करता हूँ कि उसका अर्थ भी दिया जाए। तो ये जरूर होता है कि, लेकिन हाँ, पहली किताब के साथ ही अगर इंसान यह दिखाने लगे कि मेरा शब्दकोश कितना बड़ा है या मैं कितने गंभीर और क्लिष्ट शब्द लिख सकता हूँ, तो वो फ्लो में दिक्कत आ जाती है पढ़ने में। फिर वही होता है कि हिंदी को क्लिष्ट, गंभीर, नीरस समझ कर लोग छोड़ते हैं। तो हम सभी जो हैं, जो भी आजकल के लेखक हैं, हम तीन ही नहीं, बाकी भी आप पूरा एक बृहद रूप ले लें लेखकों का, सबकी कोशिश यही है कि हम पाठकों तक पहुंचे, पाठकों के साथ साथ हम खुद भी नई चीजें सीखें और एक कम से कम एक स्तर कायम करें, एक इकोसिस्टम बनाएं पाठकों और लेखक का, जहां हम यह कह सके कि हाँ, हमारा पाठक भी हमारे साथ साथ बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, नई चीजें सीख रहा है। जी सर, प्रश्न लगातार आते जा रहे हैं। डॉक्टर सुनीता नमस्कार कर रही हैं आपको। कह रही हैं कि उफ कोलकाता को इतनी कॉमिक शैली में लिखने का ख्याल कैसे आया? पुस्तक लिखने में कितना वक्त लगा? डॉक्टर साहब, उफ कोलकाता को इतनी कॉमिक शैली में लिखने का ख्याल, तो मैं क्या कहूँ, जो रोमांटिक कॉमेडी जिसे कहते हैं वो नैसर्गिक रूप से मैं लिख लेता हूँ। अगर आप पिछली किताबों को भी मेरी पढ़ेंगी तो मुझे अब लगता है कि इस तरह की जो इस तरह का जो हास्य है वो मैं बिना किसी कोशिश के लिख सकता हूँ। दूसरा जो ब्लेंड करता हूँ, मुझे प्रयास है, मुझे शोध वहां करना पड़ता है। जैसे अगर हॉरर करूँ या दंगों की बात करूँ या प्रेम की बात अगर करूँ, तो वहाँ मेरा शोध और समय लगता है। तो हाथ से लिखने का ख्याल तो नहीं, मतलब हाथ से लिखने का तो ख्याल पहले से ही इस बात के साथ था कि केवल उफ कोलकाता एक हॉरर किताब की तरह लिखूंगा, तो उसको बिल्कुल मैं खुद भी प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा किसी नए नजरिए से। ये फिर वही बात हो जाएगी जो 70 के दशक में, 80 के दशक में हॉरर नॉवल लिखे जाते थे, उसी में से एक है। तो मेरी सोच ये थी कि मैं इसको हॉरर कॉमेडी की तरह लाऊं, जिसको मैं एक नई विधा बता सकूं या कह सकूं, तो शायद लोगों तक पहुंचने में आसानी रहेगी, पाठकों तक पहुंचने में आसानी रहेगी। इसलिए इसमें हास्य का पुट मैंने मिलाया। और लिखने में से ज्यादा मुझे शोध में समय लगता है। मतलब अगर मैं उस तरह आप देखेंगे तो अगर एक साल में एक किताब लिखता हूँ तो 9 महीने या 12 महीने भी आप कह लें मेरा शोध चलता रहता है। 3 महीने मुझे लगते हैं मुश्किल किताब लिखने में। 9 महीने तो बिल्कुल एक साथ एट स्ट्रेच किताब के बारे में लिखता पढ़ता रहता हूँ, कंटेंट के बारे में। और बाकी जो 3 महीने लिखता हूँ उसमें भी कमोबेश कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ लूँ या कहीं अटकता हूँ तो पढ़ता हूँ। एक साल किताब लिखने में लगता है। एक साल इस किताब को नहीं, किसी भी किताब को लिखने में मुझे इसलिए लगता है कि इस किताब में बाकी भी काम कमर्शियल्स करते रहता हूँ, स्क्रीन प्ले भी लिखता रहता हूँ, ऑडिबल के लिए भी मेरी राइटिंग चलते रहती है, जो ऑलमोस्ट एक किताब की तरह हो जाती है। अगर आप ऑडियो सीरीज देखेंगे तो उसमें भी 40-45 हजार शब्द तो हो ही जाते हैं। तो फिर भी मतलब किताब के रूप में अगर आप कहें तो 1 साल लगता है लिखने में। धन्यवाद सर। सर, हीरा जी खुद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इसलिए शायद प्रश्न कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पर भी कोई कहानी लिखेंगे सर? अरे हीरा जी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो तमाम कहानियां हैं। निखिल ने इतनी कहानियां लिखी हैं, देव्य ने इतनी कहानियां लिखी हैं, आशीष की कहानी में, वो एमबीए स्टूडेंट्स की थी। लेकिन मैं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। मैंने अभी जैसे शुरुआत में कहा ही था कि ऐसी मैं बिना शोध के नहीं लिखता, तो सिर्फ इसलिए कि इंजीनियरिंग के लिए लिखना है नहीं लिखूंगा। मैं कुछ कोशिश करूंगा कि
काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जानकर और फिर उसके बारे में लिखूं ताकि आप लोगों के नजदीक पहुंच सकूं, तो जरूर कोशिश रहेगी कि लिखूं। सर विज्ञान के पूरे परिमाप नाप कर आप लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, कोशिश तो रहेगी करके लिखूं जी। सर मोहित तिवारी जी लिख रहे हैं, आपको जितना पढ़ता हूँ, आपकी जितनी किताबें पढ़ता हूँ, लगता है आप मस्त मौला इंसान हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं। मुझे भी ये बात सत्य लगती है सर, जहां तक मैंने आपको पढ़ा है। तो वैसा ही लिखते हैं जैसी आम जिंदगी में घटनाएं घटित होती हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसको मैं मोहित की जो ये बात है इसको एक शायरी में कहूँ और इसको गलत ठहराऊं तो मैं कहूंगा कि सुबह को जिसने सजाई है हंसी होठों पर, सुबह को जिसने सजाई है हंसी होठों पर, रात भर उसको किसी गम ने रुलाया होगा। तो बहुत जरूरी खूब नहीं सर, है कि बहुत खूब। चार्ली चैपलिन जो आपको दिन भर हंसाते रहते थे वो उसी तरह के फक्कड़ इंसान हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं लाइफ को एज इट इज लेता हूँ, लेट भी वाली बात होती है। ऐसा नहीं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने और वो ऐसी बात नहीं है। लाइफ जिंदगी में बहुत सारे अनुभव दिए हैं, जिन अनुभवों को उतारता रहता हूँ कलम में। कोशिश रहती है कि चूंकि हमारी आपकी जिंदगी में वैसे ही समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, तो मेरी 150 पौने 200 की किताब में समस्या पढ़कर आप क्या करेंगे। मेरी किताब में कुछ मस्त मौला चीजें लेके जाएं, पढ़ के और लगे कि यार हमने भी ऐसा किया था या हम ऐसा करते, हम उन चीजों को याद रखें, दुख और दर्द को याद रखने के लिए शायरी काफी है जी। सर आप काव्य गजल के बहुत शौकीन हैं, लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। सर मुझे पता है लिखता आप था, लिखते हैं, तो सर कोई गजल या नगमा या शायरी फिलहाल? लिखता था मैं, अब तो खैर नहीं लिखता, काफी दिन हो गए, 10 साल हो गए। लेकिन फिलहाल तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा। आप अगला सवाल करें, मैं देखता हूँ कुछ मिल जाए तो मैं आपको सुना दूंगा जी। सर मेरे अगले सवाल के लिए भी आपको किताब ढूंढनी पड़ेगी सर। विशाल यादव जी, मैं हीरा जी, सभी चाह रहे हैं कि आप उप कोलकाता से कोई एक अंश जो आपका बहुत फेवरेट हो वो पढ़ के सुनाएं। कोलकाता से, अच्छा मैं देखता हूँ कोलकाता मुझे मिल जाए कहीं आसपास तो मैं सुना देता हूँ। हाँ कोलकाता है, एक क्या पढ़ा जाए। आप बताएं क्या पढ़ा जाए, मैं वो ढूंढता हूँ। सर मेरी तो पूरी किताब ही फेवरेट है। मुझे तो उन तीनों का जहाँ संवाद होता है तीन दोस्तों का, वो पढ़ के लोट लोट कर हंसी आती, कहना चाहिए हंसकर लोटपोट हो जाती हूँ मैं वो पढ़कर। तो वो मेरा फेवरेट है सर, जहाँ भी उन तीनों का संवाद है। मैं वही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ। ये पहली दफा जब तीनों दोस्त एक आउटिंग पर गए हैं और उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि यहाँ कोई कुछ ऐसा है जो डरा रहा है जी उन्हें, सर। तो वो पूरा प्रकरण में पढ़ता हूँ। रुद्र की सांस रुक जाती, इससे पहले उसका पेशाब रुक गया। वह चिल्लाना चाहता था मगर उसकी घिघी बढ़ गई। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वह पीछे मुड़ा और बिना कोई गड्ढा पत्थर देखे दौड़ पड़ा। उसके दौड़ने से जो स्थिति बनी उससे चेतन और सिद्धार्थ भी चकित हो गए। उनके पास पहुंचते ही रुद्र हाँफते हुए बोला, भाई जल्दी निकलो यहाँ से, कुछ सीरियस गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़ का नाम सुनते ही चेतन की पूंछ सरक गई। मगर सिद्धार्थ ने धैर्य रखते हुए पूछा, कैसी गड़बड़? उधर रेलवे ट्रैक पर कोई कोई है। रुद्र ने हाँफते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? चढ़ गई है, घंटा चढ़ गई है, उतर गई है, गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो। रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा ही था कि चेतन ने उसका हाथ सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और व्यंग करते हुए कहा, शर्ट के नीचे बनियानी पहनता है ना, कुछ और पहनता है, साले कैंडी है। सिद्धार्थ ने अंग्रेजी फिल्मी गाली दी। उसकी गाली का रुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने बदहवासी में की उसी अवस्था में कहा, अभी निकलो यहाँ से, हॉस्टल पहुंच के शर्ट पैंट खोल के दिखा देंगे। रुद्र के चेहरे पर सचमुच वहशत दिख रही थी।
मगर सिद्धार्थ उसे लेकर अभी भी गंभीर नहीं था। उसने कहा, सुन, अगर ऐसे ही लौट जाएंगे ना तो जिंदगी भर तू इस बेवकूफी में जिएगा कि वहां कोई था, और अपने बच्चों को भी यही सब बताएगा। भ्रम और अंधविश्वास इसी तरह से फैलता है। तेरा वहम दूर करना बहुत जरूरी है। तू 1 मिनट दे, मैं वहीं से होकर आता हूँ, फिर तुम दोनों को भी बुलाता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ गया। उसके जाते ही खूब डरे हुए रुद्र ने चेतन से कहा, सुन, ये बंगाली हेरकुलेस अभी बाप बाप करता सुनाई देगा। उसके आने से पहले ये क्रेट उठा ले, और गाड़ी की चाबी है ना? हाँ हाँ है, चेतन ने क्रेट उठाते हुए कहा। उधर सिद्धार्थ अभी पहला टीला पार ही कर पाया था कि उसे एक रूहानी सेरन का एहसास हुआ, ऐसे जैसे कोई आसपास ही सांस ले रहा हो। सांसों की आवाज इतनी तो थी ही कि माहौल को खौफजदा कर जाए। सिद्धार्थ मगर इस कारण से सामान्य ही था, इस कारण से भी सामान्य था कि ऐसी सांसों सांसों की आवाज वो एक दफा पहले भी सुन चुका था। उसे लग रहा था कि मोहिनी कहीं आसपास है और उसे और उसके दोस्तों को परेशान कर रही है। मगर सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वह ठिठक गया। नहीं नहीं, दरअसल उसके पांव जम गए। वह आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि बदन में दौड़ रहे लहू को यकलक जमा देने वाला नजारा सामने था। उसने देखा कि सामने पटरी पर लंबे बालों वाली एक औरत रूपी काया पटरी पर लेटी हुई है, यूं जैसे कोई दोनों पटरियों के बीच कट जाने को लेटा हो। काया जिसके आंखों के नीचे का काजल बहकर पसर गया है। सफेद कफनी जैसे ढीले कपड़े में लिपटी उस काया के बाल उसके पांवों को छू रहे थे। अचानक ही उस काया ने चेहरा उठाया और एक विस्मय भरी मुस्कान से सिद्धार्थ को देखा। काया चारों पांवों पर सरकते हुए सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगी। भागो सालों, भय से पीली पड़ी एक आवाज हवा में तैर गई। इसके बाद बहुत लंबा है, मुझे लगता है इतना काफी होना है। बहुत खूब सर। सर, इस अंश पर मैं बोलना चाहूंगी कि सिद्धार्थ का स्वार्थ था वहां। जी उसे भी बिल्कुल पता था बिल्कुल। कि गड़बड़ है, लेकिन वो हाँ हाँ। स्वार्थवश मोहिनी से मिलने वश दोस्तों का धैर्य बंधा रहा था और उन्हें जी, गलत साबित उसे वो, कर रहा था। हाँ, उसे लगा था कि हो सकता है कि चूंकि वो किसी ऐसी ही जगह पे मिलती है या उसने ऐसी ही जगह पे बुलाया है, तो शायद ये मोहिनी ही हो। जी जी सर, किताब में जब चेतन या रुद्र सिद्धार्थ को जी पापा जी बोलते हैं, या जब जी। चेतन उस बाबा के बारे में बताता है, भूत तारू बाबा के बारे में, और कहता है कि जी रजनी के पैरों की धूल लाने बोला था, मैं सैंडल के नीचे की धूल लाया। आवाज मुझे लगता है कि चली गई है। मोनिका की कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश ये करता हूँ मैं कि तब तक कुछ और अगर पढ़ पाऊँ तो आप लोगों के लिए पढ़कर सुना दूँ। ये सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी सर, क्षमा चाहती हूँ सर, शायद इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत थी। जी जी। जी हाँ सर। सर, तो मैं वही कह रही थी कि ये सारे ही अंश बहुत ही हंसाने वाले हैं, चाहे वो कब्रिस्तान वाला अंश हो, मोहित तिवारी जी लिख रहे हैं, खान इशरत जी परवेज प्रणाम कर रही हैं आपको। सर, इसके बाद मैं कुछ बहुत शुक्रिया। सर, मैं कुछ वन लाइनर्स पर आऊंगी इसके बाद। ज्यादा समय नहीं लूंगी, और उसके बाद सर मैं एक एक शब्दों में आपकी बात पूरी समझना चाहूंगी। जैसे कि सर, पसंदीदा घूमने वाली जगह आपकी। गोवा। अगली किताब में गोवा के बारे में पढ़ने मिलेगा फिर। किसी न किसी किताब में जरूर मिलेगा। जी। सर, पसंदीदा लेखक? काशीनाथ सिंह। जी सर। सर, आप अपनी जो लेखन शैली में से सुधार करना चाहते हैं या जो हटाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता हो? प्रेम पर मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाता, ऐसा मुझे लगता है। मुझे जी लगता है कि मुझे, हाँ, मुझे और प्रेम कहानियां लिखनी चाहिए, उससे पहले और भी प्रेम कहानियां पढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ केवल विशुद्ध प्रेम कहानी लिखने की बात आती है तो मैं पैर पीछे खींचने लगता हूँ या उसमें कुछ और मिलाने की कोशिश करने लगता हूँ। तो मुझे लगता है कि यह एक कमजोरी है मेरे लेखन में। जी। सर, इस बात पर मैं बोलना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूँ, कि आप हास्य पर ही लिखिए। हम बहुत हंसते हैं
सामने वाला सर देखकर आश्चर्यचकित होता है कि अकेले बैठकर हंस क्यों रही है लड़की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जब तक नया और ताजा हाथ से दे सकूं, दोहराव नहीं हो, तब तक मैं बिल्कुल लिखता रहूंगा जी। थैंक यू सर। सर पसंदीदा डिश कोई डेजर्ट जो आपको बहुत पसंद हो। बिरयानी, बिरयानी बहुत पसंद है मुझे। अब बिरयानी के लिए आप मुझे मेरी फ्लाइट छुड़वा सकती हैं, मेरी गाड़ी छुड़वा सकती हैं, मैं छोड़ के जरूर जाता हूँ जी। जी, इसके बाद सर सोशल मीडिया या दोस्त। बड़ा मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल है। मुझे सोशल मीडिया का एडिक्शन है। दोस्त तो कहते हैं कि मैं उनके फ़ोन ही नहीं उठाता, तो मुझे लगता है कि सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। सर मैंने जहां तक सोशल आपके बारे में पढ़ा है, आप अंतर्मुखी हैं सर, आपको ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है बजाय कनेक्टेड रहना कर लोगों से सोशल मीडिया पर, तो ये सही है सर जहां तक हाँ, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं अंतर्मुखी हूँ। मुझे लोगों से, भीड़ से और बहुत ज़्यादा घेरे रहने से डर लगता है, और मैं अकेला अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब फ़ोन के अलावा मैं मैसेज पे ज़्यादा मिल जाता हूँ, बात करने के अलावा मैं मेल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये है मेरे साथ जी, अंतर्मुखी हूँ जी। जी सर। सर सोमानिल सुमन जी लिख रहे हैं, आप बनारस टॉकीज में आपने गालियां भी खूब लिखी हैं। अच्छा सर, इसके बाद चाय या कॉफी। उनका उनका सवाल है कुछ, या केवल एक लाइन चाहिए सोमानी जो लिखना वन चाहते हैं? लाइन सर, उन्होंने आपकी बात पे एक व्यंग्य दिया है या बात दी है। हाँ, वो एक्चुअली वो सोमानी, आप दो तीन चीजें हैं, बता दूं मैं आपके वहां से। एक्चुअली क्या है कि दोस्तों की जब कहानी हम लिखते हैं ना, तो महोदय महाशय वाली भाषा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्त नहीं। कभी इस तरह से बात नहीं करते हैं कि महोदय आप कहाँ जा रहे हैं, महाशय मैं आपके साथ चलूंगा। तो थोड़ी बहुत उस तरह की बातें, हाँ, अगर ऐसा लगता है पढ़ते वक्त कि कहीं पर भी इस तरह की गालियां जबरदस्ती ठूसी हुई लगती हैं, तो वहां मेरी असफलता है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है, पढ़ने वाले किसी को भी लगता है, तो वहां मैं ये जस्टिफाई नहीं कर पाया, वो मैं मानूंगा। लेकिन दोस्तों की कहानियों में इस तरह के जो है भाव चलते हैं, तो ये सोच के बाकी अब देखेंगे। फिर हॉस्टल में आते समय उप कोलकाता में गालियां काफी कम हो गई हैं। तो जी सर। उस समय बनारस टॉकीज के समय एक युवाओं को और पाठकों को जोड़ने का भी एक दबाव था, जिसकी वजह से उस किताब में हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा हो गई हो। कोशिश ये रहती है कि समाज में कोई भी गलत चीजें न जाए, इसलिए हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं जी। सर वो जी जवाब में बोलिए। लिख रहे हैं, पढ़ने में बहुत मजा आता है, हम समझ सकते हैं दोस्तों वाली बात। मतलब वो कह रहे हैं जारी रखें आप। जरूर जरूर जरूर। सर इसके समझ बाद गया, चाय समझ या गया। कॉफी। चाय या कॉफी। चाय, चाय चाय चाय। सेम। देन आफ्टर सर फेवरेट मूवी। मुश्किल सवाल है ये, जॉनर के हिसाब से है, बट फिर भी मैं कहूँगा हासिल, एक दूजे के लिए मैंने प्यार किया। जी बहुत सारे हासिल, एक जवाब हो दूजे गए। के लिए मैंने प्यार किया। जी सर। सर फेवरेट सिंगर जो आपको बहुत छूता हो अंदर तक। अतउल्ला खान शकीलवी एक सिंगर है, पाकिस्तानी, जो सराइकी उर्दू, पंजाबी और हिंदी गाते हैं। तो उनकी आवाज़, उनके गीत और उनके गाने का सिलेक्शन मुझे बहुत पसंद है। अतउल्ला खान शकीलवी के साथ मैं किसी टापू पर अकेले भी रह सकता हूँ। बहुत खूब सर। सर फेवरेट सॉन्ग कोई जो आप अकेलेपन में या मस्ती में सुनना पसंद करते हो। बहुत सारे, दिन भर में कई गीत गाते रहता हूँ, तो एक कोई बता पाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल कोई याद नहीं आ रहा मोनिका। अगर उस तरह ही बताना हो तो आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी महबूब कयामत होगी, ये गीत काफी पसंद है मुझे जी। सर कोई बहुत पुरानी और प्यारी याद। पुरानी और प्यारी याद, प्यारी पुरानी, पुरानी तो मुझे बहुत सारी यादें हैं मुझे, इसीलिए तो मैं 84 लिख गया। मैं जब 4 साल का था 84 के समय, उस समय कई सारी बातें थी जो मुझे याद थी। तो बहुत सारी बातें याद हैं। प्यारी बात तो ये है कि मैं जब पहली दफा लेखक बनने के बाद पहली दफा जब अपने यूनिवर्सिटी गया, लॉ फैकल्टी, तो मेरे डीन ने कहा कि मालूम चलता है कि तुम अच्छा कर रहे हो।
अच्छा करो। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी उनका, एक आशीर्वाद था जो मतलब पूरे जीवन मेरे साथ चलेगा। बड़े बड़े मतलब बहुत मुश्किल से वो आशीर्वाद दिया करते थे, तो अगर उनका आशीर्वाद मिला तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दैट्स योर अचीवमेंट। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। सर अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी जो किताबें हैं उन पर कोई वेब सीरीज या मूवी बनाने का प्लान हो आगे? तो आपके दर्शक पूछ रहे हैं ऐसा, पाठक पूछ रहे हैं आपके ऐसा। 5 किताबें अब हो गई हैं मेरी, 4 किताबों पर तो प्लान और काम दोनों ही चल रहा है। 84 पर वेब सीरीज है, बागी बलिया पर वेब सीरीज है, बनारस टॉकीज और दिल्ली दरबार पर फिल्में प्रसारित हैं। लेकिन दिल्ली दरबार पर तो संभवतः काम शुरू हो गया होता अगर ये कोरोना का इशू नहीं आता तो। जी। तो बागी बागी बलिया और 84 पर वेब सीरीज है, दिल्ली दरबार और बनारस टॉकीज पर फिल्म है। सबसे धीमा काम बनारस टॉकीज का ही चल रहा है, बहुत सारे कारण है उसके। सबसे तेज काम 84 का चल रहा है, संभवतः आप हम सब जो है वो अगले साल की शुरुआत में ही 84 देख पाएंगे। तो ये है 5वीं किताब उस कोलकाता के लिए। अभी कोई राइट्स वगैरह नहीं बिके हैं और अभी उस तरह की कोई बात नहीं है, होगी तो जरूर किसी न किसी कार्यक्रम में बताऊंगा जी। सर अपनी आलोचनाओं को कैसे लेते हैं एक लेखक के तौर पर? बहुत बहुत सकारात्मक रूप से लेता हूँ मैं अपनी आलोचनाओं को, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अभी भी हमें आलोचकों तक हमारी पहुंच नहीं हुई है। मैं अगर नई वाली हिंदी की तरफ से बोलूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी आलोचना के स्तर तक हम पहुंचे ही नहीं है। अभी भी जो जिस तरह की बातें किताब की नकारात्मक जो बातें होती हैं, अगर आलोचना को मैं नकारात्मक से जोड़ के बोलना चाहूँ तो, हालांकि आलोचना बहुत विस्तृत शब्द है, तो वो उसको मैं आलोचना मानता ही नहीं। वो कहीं ना कहीं से कुछ व्यक्तिगत होती हैं जिसकी वजह से इस तरह की बातें होती हैं। अलावा इसके मैं और मेरे साथी इस बारे में बहुत मतलब बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं कि हमारी किताबों का और हमारी किताबों का मतलब एक पूरा, हमारी किताबों का ही नहीं हमारे पूरे लेखन की आलोचनात्मक जो है वो एक समीक्षा हो कि हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या कमियां हैं और वो बिल्कुल ही अनबायस्ड हो, तो बिल्कुल हम उसके लिए सकारात्मक रूप से कहते हैं। मैं तो इनफैक्ट अपने क्रिटिकल रिव्यूज की भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करता हूँ कि भाई इन्होंने ऐसा कहा और ये पसंद नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आगे इसको ठीक किया जाए। तो बिल्कुल है, मेरे बहुत सारे पाठक हैं, अभी मैं आपके साथ इसी कार्यक्रम में बताऊं, जिनको पिछली 4 किताबों के मुकाबले ये किताब थोड़ी कम लगी। उन्हें ये भी लगा कि हमें हॉरर नहीं लिखना चाहिए था। सो लेकिन है कि जो उनकी उनकी संख्या के अलावा उन लोगों की संख्या, उन पाठकों की संख्या बहुत ज्यादा है जो मेरे साथ नए जुड़े हैं और जिन्होंने ये भी बताया कि नहीं सर ये जो विधा है इसमें आपने लिख के बहुत अच्छा किया है। तो कोशिश रहेगी कि आगे भी अगर इस विधा में लिख पाऊँ तो जरूर लिखूंगा। आलोचनाओं का हमेशा 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 खुले दिल से स्वागत। सर मैं और सोमानिल दोनों की तरफ से ये बात है कि आपकी कोई आलोचना कर ही नहीं सकता सर, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत शुक्रिया सोमानिल, आपका भी बहुत शुक्रिया, मोनिका आपका भी। लेकिन नहीं, कोई भी रचना आलोचना और कमियों से परे नहीं होती। उसमें बहुत सारी कमियां मेरे लेखन में भी होंगी, रही होंगी। अगर आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे फिर आप भी देखेंगे कि नहीं कुछ ना कुछ चीजें हैं। हाँ, लेकिन वो आलोचना जो है ना वो बिल्कुल इस स्तर पे हो जो आप अनबायस्ड हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो कि मुझे गलती निकाल के इस लेखक को बता देना है, ऐसा नहीं। आप पढ़ें, पढ़ते समय चीजें खटके कि नहीं ये गलत है, ये अच्छा नहीं लगा, ये चीजें सही। जैसे अभी उन्होंने बताया, बात हुई उन्होंने कि गालियां बहुत थी, तो मैंने उसका रीजन बताया कि क्यों थी और अब क्यों नहीं। ठीक है ना? तो अब धीरे धीरे वो चीजें हटती जाएंगी। अगर उस तरह की आलोचना आए कि सर इन सब चीजों पे ध्यान दें, तो मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा, कमी करूंगा, कोशिश करूंगा कि उन चीजों को हटाया जाए। और मैं क्या, कोई भी लेखक जो है आलोचना से परे तो है नहीं। आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का स्नेह है, आप इतना पसंद करते हैं मेरे लेखन को, इस तरह की बात करते हैं कि मेरा लेखन जो है वो कमियों से परे है, लेकिन हर लेखन में कमी होती है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस तरह कहा कि मेरे लेखन में कमी नहीं, अच्छा लगता है जी मानी।
सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी किताब ऑफ कोलकाता को। जैसा बाकी किताबों ने रिकॉर्ड दर्ज किया है वो उससे कहीं ज्यादा करे, सरल भारत की पूरी टीम ऐसी आशा करती है सर। सर और हम बहुत बहुत ये सर हम आगे भी प्रयास करेंगे आपसे बातचीत स्थापित करने का। बिल्कुल मोनिका, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। जब भी आपके पास समय हो, मैं अपना समय देखकर और हम लोग जरूर मिलेंगे, जरूर जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस लायक समझा कि मुझे सरल भारत में मौका दिया अपना समय देने का और आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने का। बहुत अच्छा लगा। आगे भी कोशिश रहेगी हम जुड़ते रहें। दर्शकों से मेरी अपील होगी कि चूंकि उफ कोलकाता हिंदी साहित्य की पहली हॉरर कॉमेडी है, तो प्लीज जाएं, परचेज करें। बुक किंडल पर भी उपलब्ध है और जिस माध्यम से भी वो बुक मिले आपको जरूर उसे पढ़ें, एक बार रिव्यूज पोस्ट करें, रिव्यूज शेयर करें हम सभी के साथ। मुझे तो वो बुक बहुत अच्छी लगी, मजा आया पढ़ने में, क्यूरियस लगी, लग रहा था अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, कौन सा नया बवंडर होने वाला है इन तीन दोस्तों की जिंदगी में। तो सर बताएं, आप सर किताब को एक बार बता दें सर नहीं, दर्शकों को। किताब कुछ नहीं, बस ये बता दूं, किताब कुछ इस तरह की दिखती है। अगर दिख जी रही हो ठीक ठाक तो आप अमेजोन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आपके नज़दीकी दुकान पर भी अवेलेबल है। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा हिंदी साहित्य में के विकास और बढ़ावा में अपना साथ दें। किताब खरीद कर पढ़ने की कोशिश करें। पायरेसी को जितना ज़्यादा हो सके वो छोड़ने की कोशिश करें। पायरेसी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस पूरे साहित्य के लिए ही गलत है, सही नहीं है। कोशिश यही रहे कि हम लोग पायरेसी को जितना ज्यादा डिस्करेज कर सकें, किताबें खरीद कर पढ़ें। इससे लेखक का भी, पाठक का भी और पूरे साहित्य समाज का भला। शुक्रिया। सरल भारत परिवार की ओर से नमस्कार सर, खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।